हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आज ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक है ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ओशन करंट्स होती क्या हैं, उनके फॉर्मेशन के क्या क्या कारणस हैं, और जो हमारे तीन फेमस ओशंस हैं, ये अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट पाई जाती है और उनके लोकेशंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओशन करंट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओशनिक वाटर होता है ना, उसका मूवमेंट किस टाइप का होता है। देखिए, दो टाइप का होता है। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, ठीक है, एक होगा आपका वर्टिकल मूवमेंट। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो उसमें हमारा ओशनिक करंट आएगा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कौन सा टाइप है, देखिए, हॉरिजॉन्टल में एक वेव भी होता है, वो भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सिंपल ये है कि इस ऐसे डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। दूसरा आता है वर्टिकल मूवमेंट। तो वर्टिकल मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे या ऐसे मूव करना। तो इसमें आपका आ जाएगा एक तो अपेलिंग, जो कि कोल्ड अपेलिंग वगैरह आपने कई जगह सुना होगा, ठीक है। और दूसरा आपका टाइड। टाइड कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कंटिनेंट है, ठीक है, ये मान लीजिए सी का वो है लेवल, तो पहले नीचे चले आता है फिर ऊपर चले आता है ना। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल मूवमेंट हो गया। तो ये आते हैं दो आपके वर्टिकल में। तो चलिए अब शुरू करते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में सबसे पहले हम जानते हैं कि वेव्स क्या होती है। तो देखिए, वेव्स जनरली होता है मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू विंड। मतलब वेव्स में जो मेन आपका फैक्टर काम करता है ना वेव्स क्रिएट करने के लिए, वो होता है हमारा विंड। जब विंड, देखिए ये है होगा हमारा ओशन सरफेस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से विंड बह रहा है, तो अब विंड जब इस पर फ्रिक्शन पैदा करेगा तो ये पानी ये ओशन का नीचे जाएगा, फिर नीचे जिस स्पीड से जाएगा तो ऊपर की तरफ बाउंसी भी लगेगी उसकी, तो वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, एक वेव फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो वेव्स बनने के लिए हमारा स्पेशली ओनली विंड जो होता है ना, वो मेन रोल प्ले करता है। तो क्या हो जाएगा, क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन ऑफ विंड एंड सरफेस वाटर, ठीक है। उसके बाद वेव पुशेस द वाटर बॉडीज, जाहिर सी बात है कि वाटर बॉडीज आगे जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेविटी होगी और जो विंड का प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से जो हमारा जो ये ओशन का सरफेस होगा वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। तो जब ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा तो जो देखिए, जैसे ये कोई वेव है तो ऊपर क्रस्ट कहते हैं, नीचे कहते हैं ट्रफ। तो देखिए, जब क्रस्ट नीचे की तरफ ये क्रस्ट नीचे की तरफ प्रेस होगा तो ये जो हमारा वाटर नीचे आ रहा है ना, ये फोर्स करेगा जो हमारे ट्रफ होंगे उनको ऊपर की तरफ। तो फिर ये वेव जो होती है कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। अभी मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये इस डायरेक्शन में आपका विंड आ रहा है, तो देखिए इसने पुश किया तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ बायंसी लग रही है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी जैसे मान लीजिए ये वाटर है ना, ये ऐसे फ्लो नहीं करता है, ये हमारे एक जो पर्टिकुलर एरिया है ना, वहीं पे सर्कुलर करते हुए आगे बढ़ता है ऐसे। एक सेकंड क्लियर करके मैं आपको इजीली दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे ये ऐसे ऐसे बढ़ता है, ये वेव दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कोई भी वेव का मूवमेंट होगा तो वो सर्कुलर, उसका नीचे का जो वाटर आप देखेंगे ना, वो सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर होते होते आगे बढ़ता है, तो आप एकदम वेव की तरह फॉर्म। लेकिन देखने में तो आपको ये लगेगा कि ऊपर का वाटर ऐसे भाग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने ब्रेकिंग ऑफ वेव की तरफ, कि आखिर वेव जब बहती है तो शोर पे आके फिर ब्रेक हो जाती है ना। तो ब्रेक होने का उसका मेन रीजन ये है कि देखिए, जब डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो मतलब क्या है, देखिए वेवलेंथ क्या होता है, सपोज कोई वेव है, ठीक है, तो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। तो इसमें ये बोला गया है कि जब वाटर, अब मान लीजिए ये सी लेवल का, इसका सी का वो है बेड है, ठीक है, डेप्थ मान लेते हैं। तो देखिए, जब ये जो डेप्थ है ना, ये इस वेवलेंथ के आधे से भी कम हो जाएगा, उस समय वेव ब्रेक हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेव आ रही है, क्लियर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पहुंचा तो ये डेप्थ कम हो गया, वेवलेंथ ये है, डेप्थ और कम हो गया, तो यहाँ ब्रेक होके ये गिर जाएगी वहां पे अपने क्या कहते हैं कोस्टल एरियाज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेव्स खत्म हो जाती हैं। अब चलते हैं ओशन करंट्स की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो ओशनिक करंट क्या है, ओशनिक करंट जनरली अ लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। जो हमारे ओशनिक करंट है उसको क्रिएट करने में बहुत सारे फोर्सेस का हाथ होता है, जिसमें से हमारे एक विंड है, जिसमें हमारी ट्रेड विंड्स आ जाएंगी, वेस्टर्लीज आ जाएंगी, ईस्टर्लीज आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कोरियोलिस इफेक्ट भी काम करता है, ब्रेकिंग वेव्स भी काम करती हैं, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस ऑफ ओशन भी काम करता है। ये एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारी शोर लाइन कन्फिग्रेशन होता है ना, जैसे कि एक तरह से कंटिनेंट का जो ये लाइन होती है, इसको शोर लाइन, ये ओशन है, ये कंटिनेंट है, तो ये वाली लाइन है शोर लाइन। तो इसका कन्फिग्रेशन भी जो हमारी करंट होती है ना, उसको चेंज करता है एक तरह से, ठीक है। जैसे गल्फ स्ट्रीम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा कि सिर्फ गल्फ स्ट्रीम का जो कन्फिग्रेशन ऐसा है, तो जब वेव घुसती है तो इसकी स्पीड इतनी स्पीडली हो जाती है ना, इसीलिए उसको स्ट्रीम बोला जाता है। क्योंकि जैसे नैरो वाटर उसमें पैसेज में एंट्री करती है, तो ये पूरा कंटिनेंट है, तो ये यहाँ फोर्स करता है इसको और फिर इसकी स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। ये आगे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ओशन करंट क्या है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर है, ये ऑलरेडी बता ही दिया है मैंने आपको। अब चलते हैं
फैक्टर्स पे, एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिटेल में देखते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन। अब अर्थ रोटेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका फैक्टर्स, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा एक, ठीक है, और एक कोरियोलिस फोर्स आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको जनरली पता ही है, ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। देखिए अर्थ के रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स लगता है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि देखिए अगर ये नदर्न हेमिस्फेयर, ये है सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो अब नदर्न हेमिस्फेयर में जो हमारी विंड है ना, ये डिफ्लेक्ट होती है राइटवर्ड, और सदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्ट होगी लेफ्टवर्ड। तो देखिए जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो आप सीधा नहीं जा पाएंगे, आपका एक डिफ्लेक्शन हो जाएगा और आप इस तरह से घूम जाएंगे। ऐसे ही अगर साउथ में भी सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर आप सीधा नीचे जाना चाहते हैं तो आप सीधा डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, आप लेफ्ट पर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो हम राइट पर डिफ्लेक्शन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में है तो लेफ्ट पर डिफ्लेक्शन होता है। जो कि हमारे करंट्स में भी आप देखेंगे कि करंट्स में वो डिफ्लेक्शन ना बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तभी हम देखते हैं कि जो इक्वेटोरियल जो ये जाएगी, करंट जाएगी हमारी, वो ऐसे की तरफ, मतलब एक तरह से राइट पर डिफ्लेक्ट होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब चूंकि अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट में हो रहा है, इसीलिए जो हमारे इक्वेटर पे जो वाटर मूवमेंट होगा ना, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगा। कैसे, देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखिए। एक यहाँ पे बाल्टी लीजिए, ठीक है, उसमें पानी भर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, एकदम से बाल्टी को इस तरफ पुश कीजिए, तो पानी जो होगा ना, उसका जो ये होगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, मतलब ये पानी इधर चले जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब जब आप इधर की इसको धक्का दे रहे हैं तो पानी ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इसी हिसाब से जब अर्थ का रोटेशन ऐसे हो रहा है तो हमारा वाटर इस तरफ जाएगा। तो देखते हैं कि हम इक्वेटोरियल जो हमारे करंट्स हैं वो इस तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपका इक्वेटोरियल करंट तीनों पैसिफिक जब हम पढ़ेंगे, पैसिफिक और अटलांटिक और इंडियन ओशन में, तो ये मेन करंट्स होगी हमारी, बीच वाली जो इक्वेटर पे बहती है वो होगी इक्वेटोरियल करंट्स। जो सेकंड फैक्टर है वो हमारा ओशनिक फैक्टर, जिसमें आएगा हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखिए जहाँ पे प्रेशर होगा ओशन पे, वो सतह नीचे होगी इन जनरल टू, अगर वहाँ देखें जहाँ प्रेशर नहीं है, कम है। मान लीजिए देखिए एक सिंपल एक सिंगल वो लीजिए सी लेवल। अब इधर अगर प्रेशर करेंगे आप, ठीक है, और इधर प्रेशर कम होगा तो इसका जो सी को जो लेवल है ना वो नीचे की तरफ रहेगा, और इसका सी का लेवल ऊपर की तरफ रहेगा। तो फ्लो होगा हमारा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो इसको याद रखना। अगला सैलिनिटी डिफरेंसेस। अब देखिए जब सैलिनिटी डिफरेंस होता है तो हमारा डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है, मतलब जहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होगा वहाँ डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। अब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वाटर नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, तो जब नीचे की मूव कर पा जाएगा तो सतह पे वाटर होगा ना वो कम हो जाएगा। तो उसको पूरा करने के लिए जो दूसरा जहाँ पे सैलिनिटी कम है, ठीक है, उसका वाटर ऊपर है, तो वो लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की तरफ मूव करेगा। तो ये याद रखिएगा कि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ मूव करता है वाटर, अगर उसकी सतह की बात करें तो। लेकिन वहीं अगर अंडर वाटर की बात करें, सब सरफेस करंट की, तो ये हमारा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। समझे इसका मतलब, देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ हाई डेंसिटी है तो सारा सारा वाटर नीचे बह जाएगा ना, नीचे मतलब दब जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पे लो डेंसिटी है तो यहाँ पे हमारा प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो जब प्रेशर कम होगा तो फिर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, आपको पता है ये चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाएगा, वो इससे ये मत समझिए कि लो प्रेशर मतलब वो एयर वाला है। इसमें सिंपल ये है कि यहाँ जो हाई प्रेशर है तो वाटर लेवल नीचे चला गया है, और यहाँ पे लो प्रेशर है तो वाटर लेवल ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मूव करेगा लो से हाई, लेकिन एक्चुअली में हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करता है ये, ठीक है। अब सेम टेम्परेचर में भी हो जाता है, जहाँ पे देखिए कोल्ड होगा तो पानी नीचे की तरफ चले जाएगा, ठीक है, तो ऊपर कम हो जाएगा पानी। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स का, तो वहाँ पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। लेकिन सब सरफेस की बात करें पानी के अंदर तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे एक्स ओशनिक फैक्टर की तरफ, जिसमें से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, रोल ऑफ विंड हो गया, इवेपोरेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। अब देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए प्रेशर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जहाँ प्रेशर पड़ेगा तो सरफेस नीचे चला जाएगा, तो हमारा लो प्रेशर जहाँ पड़ेगा वहाँ से हाई की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ बात करें, ठीक है, करंट की बात करें अगर। और वहीं पे अगर बात करें हम विंड के रोल की, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि देखिए विंड क्या होता है, मेन तीन होती हैं। एक हो गई हमारी, एक सेकेंड, ये हो गई हमारी ट्रेड विंड, ये वेस्टर्लीज, ये हो गई हमारी पोलर ईस्टर्लीज। तो इस बीच में कोई भी करंट आएगा तो वो मूव करेगा इस तरफ, मतलब एक तरह से वेस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है। अब जैसे ही वो वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आएगा तो ये मूव करने लगेगा ईस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो विंड का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगला चलते हैं इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो देखिए जहाँ पे इवेपोरेशन हो जाएगा तो वहाँ वाटर कम हो जाएगा, और जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा वहाँ वाटर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा जहाँ प्रेसिपिटेशन होता है उधर से वाटर मूव करता है, ठीक है, और जहाँ इवेपोरेशन होता है उधर की तरफ मूव करता है, ठीक है ना।
अब चलते हैं अगले फैक्टर की तरफ, जो है हमारा मॉडिफाइंग फैक्टर, जिसमें हो गया हमारा शेप ऑफ कोस्ट लाइन, कि जिस तरह की हमारी कोस्ट लाइन होगी। अब मान लीजिए कोई वाटर यहाँ करंट मूव कर रहा है, अब यहाँ पे कोई कंटिनेंट आ गया, तो अब सीधा थोड़ी मूव कर जाएगा। अब कंटिनेंट से टकराएगा तो एक इधर मूव करेगा, एक उधर मूव करेगा, तो चेंज हो गया ना इसका कंटिनेंट के कोस्टल एरिया की बदौलत ही है। ठीक है, तो इसका मॉडिफाइंग में रोल होता है। अब तो देखिए यहाँ तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी है कि देखिए मोस्ट ऑफ द करंट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज, ये देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब वाटर एक्सपेंड अंडर हाई टेम्परेचर, बताया था ना, मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, एंड सिंक अंडर लो टेम्परेचर। ठीक है, अब कोल्ड वाटर फ्लो कोल्ड वाटर जो होगा फ्रॉम पोल फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर, कहाँ पे, सब सरफेस लेवल पे, मतलब ये तला है तो अंदर की तरफ, जब यहाँ दब जाएगा, ठीक है, कोल्ड वाटर है तो दब जाएगा ना, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अंदर पानी के अंदर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा प्रेशर का टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कम होगा, तो ये नॉर्मली सतह ऊपर होगी, तो ऊपर अगर बात करें सरफेस के ऊपर, तो ये ऐसे फ्लो करेगा, मतलब कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। लेकिन सब सरफेस की बात करें तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए सैलिनिटी इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑलरेडी मैंने बताई थी आपको। डेंसर वाटर सिंक एट डेप्थ, ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, लेस सलाइन वाटर मूव्स टुवर्ड्स हाई सलाइन वाटर, ठीक है, ऑन द सरफेस की बात करें, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अंडर द सरफेस, मतलब क्या हो गया, देखिए लेस सलाइन वाटर है तो ठीक है, अगर ये तला लेते हैं, ठीक है, अब हाई सलाइन वाटर है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये दब जाएगा। ठीक है, ये लेस सलाइन है तो ये डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो सरफेस में तो ये फ्लो करेगा लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की तरफ, लेकिन सब सरफेस की बात करें तो हाई सैलिनिटी से लो सैलिनिटी की तरफ करेगा। तो यही लिखा है कि लेस सलाइन वाटर, मतलब यहाँ से मूव टुवर्ड हाई सलाइन वाटर, ठीक है, ऑन द सरफेस, एंड वाइस वर्सा अंडर द सरफेस। वाइस वर्सा मतलब अब हाई से लो की तरफ चलेगा, वाइस वर्सा अंडर द सरफेस। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए हाई प्रेसिपिटेशन एट इक्वेटर तो सैलिनिटी कम होगी, आइसबर्ग एट पोल सैलिनिटी ज़्यादा होगी। देखिए आइस हमेशा फॉर्म होती है वो प्योर वाटर की होती है, तो देखिए सैलिनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, वाटर में। तो जब आइस बन जाएगी, ठीक है, आइस बन जाएगा तो फिर यहाँ पे सैलिनिटी, अब वाटर इतना बचा, सैलिनिटी उतनी है, तो यहाँ पे हाई सैलाइन हो जाएगा वाटर। इसलिए भी पोल से इक्वेटर की तरफ वाटर मूव करता है, क्योंकि हाई सैलिनिटी यहाँ पे हो जाता है नीचे की तरफ, अंडर वाटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाई सैलिनिटी अंडर वाटर हो गया, ठीक है, तो नीचे नीचे क्या करेगा, ये फ्लो करेगा। देखिए एक सेकेंड क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा सी लेवल है, ये हमारा है अंडर वाटर। ठीक है, तो जब आइस बर्फ बन गया, ये मान लेते हैं पोल है, ये मान लेते हैं इक्वेटर है, तो जब आइस बन गया तो यहाँ पे हाई सैलिनिटी हो गया तो पानी दब जाएगा, तो पानी दब जाएगा तो पानी के अंदर तो ये हाई से लो की तरफ मूव करेगा, लेकिन ऊपर की बात करें तो लो से हाई की तरफ मूव करेगा। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब एक एक करके सारे ओशंस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट्स हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अटलांटिक ओशन। ठीक है, देखिए हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट से ईस्ट, तो हमारी इक्वेटोरियल करंट मैंने क्या बताया था आपको, ईस्ट से वेस्ट मूव करेगी, वो बाल्टी वाला एग्जांपल याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मूव करेगी हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये रही। ठीक है, अब ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी केप साई रॉक पे ब्राजील में, तो ये इसको मॉडिफाई कर देगा, जैसे मैंने बताया था कि शोर लाइन मॉडिफाई कर देती है कोस्टल एरिया, तो ये ढकेल देगी इसको करंट को ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैरिबियन आइलैंड है, इसलिए इनको कैरिबियन करंट कहा जाता है। ठीक है, जब ये कैरिबियन करंट जब इसमें घुसेगा फ्लोरिडा के आसपास, तो ये कहलाएगा फ्लोरिडा करंट। ठीक है, जब ये फ्लोरिडा को क्रॉस करके, जब फ्लोरिडा क्रॉस करके ऊपर आएगा तो इसको बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, इसलिए इसको स्ट्रीम बोला जाता है, करंट नहीं। ठीक है, उसके बाद ये और आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एक लेब्रेडर करंट होता है, जो कि हमारा ग्रीनलैंड के ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ये कोल्ड करंट होता है। तो कोल्ड करंट मतलब लेब्रेडर और ये क्या कहते हैं आपका गल्फ स्ट्रीम एक पॉइंट पे मिलते हैं, जिसको ग्रांड बैंक बोला जाता है। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, वहाँ पे फिशिंग के लिए बहुत अच्छी एक तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वार्म और कोल्ड वाटर मिलेगा तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन के लिए काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इकट्ठा होते हैं, तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसको खाने के लिए फिशेस चारों तरफ से इसकी तरफ मूव करने लगती हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब एक तरह से फिशिंग ग्राउंड बनता है। ठीक है, उसके बाद ये करंट यहाँ से आगे मूव करेगी। ठीक है, आगे मूव करेगी तो इसको कहेंगे हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब इस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का एक पार्ट चला जाएगा आइसलैंड के पास, जिसको इरमिंजर करंट बोला जाता है, जो कि वार्म होता है क्योंकि ये नीचे से आ रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आइसलैंड के जो कोस्टल एरिया है ना, वो एकदम मतलब फ्रीज नहीं होते हैं। वहीं पे सेम अगर लैटिट्यूड पे आप यहाँ रशिया के एरियाज देखेंगे तो ये पूरे के पूरे फ्रीज रहते हैं। लेकिन हमारे जो ये इरमिंजर करंट है, जो वार्म करंट है, इसके कारण जो आइसलैंड के कोस्टल एरियाज हैं वो
हमेशा मतलब एक तरह से देखा जाए तो शिपिंग के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पर पहुंच गया स्कैंडिनेवियन और यूके में, तो इसने इसके कोस्ट को पूरा वार्म कर दिया है। ठीक है, इसलिए क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है ये। और यहाँ के इनके भी जितने कोस्टल एरिया है ना, इनको हमेशा एक तरह से मोटरेबल नहीं कहेंगे, एक तरह से मतलब हमेशा शिप के लिए ऑन रखता है। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट यहाँ पे जैसे एक पार्ट ऊपर चला गया तो यहाँ से एक पार्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है रेनल करंट। ठीक है, अब रेनल करंट जब स्पेन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है तो यहाँ बन जाता है ये कैनरी करंट, क्योंकि कैनरी आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इन कंपेरिजन बात करें तो ऊपर कोल्ड है, नीचे वार्म है, तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो एक तरह से कोल्ड से वार्म आ रहा है ना, तो मतलब कोल्ड करंट हो गया ये यहाँ के लिए, तो इसलिए इसको बोला जाता है कैनरी को कोल्ड करंट। ठीक है, अब ये कोल्ड करंट जो कैनरी होता है वो वापस आके नॉर्थ इक्वेटोरियल में मिल जाता है, तो एक तरह से ये पूरी साइकिल बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक गायर सा बन रहा है, देखिए गल्फ स्ट्रीम हो गई हमारी, उसके बाद हमारा कैनरी करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो इसका एक गायर सा बन रहा है ना, तो इसके बीच में जो वाटर होगा वो बहुत काम और मोशनलेस होगा। जहाँ पे जो सरगासम सीवीड होते हैं ना वो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको सरगासम सी नाम दिया गया है। अब देखिए साउथ एक तरह से अटलांटिक की बात करते हैं तो सेम इसमें देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये केप साउ रॉक पे टकरा के फिर ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगी, और वहीं नीचे से हमारी फॉल्कलैंड करंट आएगी, तो नीचे से आ रही है पोल की तरफ से, तो ये होगी हमारी कोल्ड करंट, ये होगी वार्म, तो यहाँ पे जब टकराएंगी तो यहाँ बनेगा फिर से हमारा क्या, फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद दोनों करंट्स फॉल्कलैंड से वेस्ट की तरफ मूव होने लगेंगी और वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आके वेस्ट की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, उसके बाद जब ये अफ्रीका के एकदम जो सदर्न पॉइंट्स है वहाँ पे टकराएगी, उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो चूंकि ये पोल साइड से ऊपर की इक्वेटर की तरफ जा रही है तो ये कोल्ड करंट में आएगी, तो इसको बोला जाता है बेंगुला करंट। ठीक है, तो ये कोल्ड करंट होती है, तो ये जाके मिल जाएगी हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट से। तो ये भी देखिए पूरा मोशन कंप्लीट हो गया ना यहाँ से। पहले क्या था हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, उसके बाद यहाँ से आ गया हमारा ब्राजीलियन करंट एक तरह से, उसके बाद फॉल्कलैंड करंट मिला एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बना, उसके बाद फॉल्कलैंड आइलैंड से ही निकल के वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट बना, उसके बाद फिर यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका का सदर्न टिप है वहाँ से ये नॉर्थ की तरफ मूव किया, बेंगुला करंट बना, उसके बाद ये जाके मिल गया साउथ इक्वेटोरियल करंट से। ठीक है, अब देखते हैं पैसिफिक में नॉर्थ पैसिफिक को। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा सेम मैंने बताया था अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, तो हमारा जो ओशन का करंट का मूवमेंट होगा ईस्ट से वेस्ट होगा, और साथ ही साथ जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं जो इसको पुश कर रही हैं तो उसके कारण भी ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से वाटर मूव करेगा वेस्ट की तरफ, जिसको हम बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स, और वही सदर्न हेमिस्फीयर में करेगा तो साउथ इक्वेटोरियल करंट्स। ठीक है, तो अब ये जब फिलीपाइन से टकराएगा तो फिलीपाइन से टकरा के ये नॉर्थ की तरफ मूव करने लगेगा, जिसको बोला जाता है क्यूरोशियो करंट्स। ठीक है, जब जापान के आसपास पहुंचता है ये, अब ऊपर से एक ओयोशियो करंट आ रहा होता है जो कि बेरिंग स्ट्रेट जो रशिया का है वहां से निकल के आ रहा होता है। ठीक है, रशिया और अलास्का के बीच में जो बेरिंग स्ट्रेट है वहां से निकल के करंट आ रही होती है ओयोशियो, चूंकि ये पोल से आ रही है तो कोल्ड करंट होगी, ये नीचे से क्यूरोशियो जा रही है ये वार्म करंट होगी, तो दोनों जहां मिलेंगे जापान के पास यहाँ बनाएंगे हमारा फिशिंग ग्राउंड, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये मीट करेंगे एक दूसरे से, फिर क्यूरोशियो एक्सटेंड हो जाएगी नॉर्थ पैसिफिक करंट के रूप में, जो कि पहुंचेगी हमारी नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पे। फिर चूंकि इसकी कोस्ट शोर लाइन ऐसी है तो यहाँ से टकरा के ये मूव कर जाएगी साउथ की तरफ, जिसको कैलिफोर्निया करंट कहा जाता है, चूंकि ये पोल से नीचे की तरफ आ रही है इसलिए ये कोल्ड करंट हो गई। ठीक है, अब ये जो कैलिफोर्निया करंट है ये हमारी जुड़ जाएगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से, तो ये एक सर्किल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए सेम साउथ पैसिफिक की बात करें तो देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया से टकरा के नीचे की तरफ मूव करेगा, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, उसके बाद हमारी एक वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट जो आ रही थी उसके कारण इसके इन्फ्लुएंस में ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में भी आके वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट बन जाएगा, और फिर ये जब साउथ अमेरिका के टिप से टकराएगा सदर्न टिप से, तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसको पेरू करंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पेरू कंट्री है ना, इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, जो कि कोल्ड करंट होता है, फिर ये जाके मिल जाएगा हमारे साउथ इक्वेटोरियल करंट से। तो इन करंट्स की लोकेशन याद रखिएगा दोस्तों आप, क्योंकि ये करंट्स की ना, जैसे कि मान लीजिए पूछ लेगा कि पैसिफिक ओशंस की कौन सी करंट्स नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी करंट पैसिफिक ओशंस की हैं, तो ऐसे ऑप्शन देता है दूसरी डिफरेंट डिफरेंट तरह के। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, देखिए जब ओशन का वाटर का मूवमेंट इधर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा बहुत सारा वाटर, तो एक बीच में से काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स भी फ्लो करती है जो बहुत स्लो होती है, लेकिन एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट बनती है यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो एक हल्का सा बस याद रखिएगा कि बीच में पूछ ले काउंटर इक्वेटोरियल करंट इसके क्या कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में भी फ्लो करती है, जो उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, तो ये हम बोलेंगे इसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब पहुँचते हैं हम इंडियन ओशन की तरफ। देखिए इंडियन ओशन का थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको विंटर में अलग रोटेशन मिलेगा और समर में करंट्स का अलग रोटेशन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, बात करते हैं पहले समर की। तो देखिए
समर में वही सेम हमारा एक तो अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से ये मूव करेगा और ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आके मूव करेगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेटोरियल करंट्स यहाँ मूव की। ठीक है, अब उसके बाद ये जो इक्वेटोरियल करंट्स हैं वो हमारे अफ्रीकन के ईस्टर्न पार्ट से टकरा के नॉर्थ की तरफ मूव करने लगेगी, जो कि साउथ वेस्ट मानसून के जो हमारी जैसे हमने पढ़ा था ना समर में साउथ वेस्ट मानसून फ्लो करती है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उसके भी इन्फ्लुएंस में आके ये जो करंट होगी ना ये हमारी साउथ वेस्ट की तरफ मूव करने लगेगी। ठीक है, अब ये जैसे ही कोस्ट पे पहुंचेगी हमारे एक तरह से गुजरात के, तो फिर ये इंडिया के कोस्ट लाइन के कारण मॉडिफाई होकर नीचे की तरफ मूव करने लगेगी और कोस्ट लाइन को फॉलो करने लगेगी। तो ये कोस्ट लाइन होते होते यहाँ पे हमारे आपका इंडोनेशिया वगैरह से होता हुआ ये जाके फाइनली मिल जाएगी साउथ इक्वेटोरियल करंट में। ठीक है, अब सेम साउथ इक्वेटोरियल करंट जब यहाँ से टकराएगा तो खाली एक ही डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, वो साउथ की तरफ भी मूव करेगा। तब ये साउथ की तरफ मूव करेगा, मेडागास्कर में आके ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। एक पार्ट को बोलेंगे हम मोजाम्बिक करंट, क्योंकि यहाँ मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, दूसरे पार्ट को बोलेंगे अगुलास करंट। अब ये नीचे आने के बाद हमारी जो वेस्ट बैंड ड्रिफ्ट है उसमें मिल जाएंगे और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज वेस्ट में फ्लो करने लगेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास आके जो ऑस्ट्रेलिया का सदर्न टिप है से टकरा के ये नॉर्थ की तरफ मूव करने लगेंगे, जो कि कोल्ड करंट होगी और ये फिर जाके मिल जाएंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट में। तो ये तो हो गया हमारा विंटर समर सीजन का। और विंटर सीजन में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। विंटर सीजन में हमारा जो आपका जो सन का आईटी सीजन होता है वो और नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखिए नीचे वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वाले में क्या होगा, विंटर सीजन में हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बहती है। ठीक है, और समर में क्या था साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट तो अब समर में होगा, लेकिन विंटर में हमारी नॉर्थ ईस्ट है। तो इसके कारण जो ये वाटर करंट का मूवमेंट होता है ना ये भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ होने लगता है, तो ये पूरा ऐसा फ्लो बनने लगता है। ठीक है ना, इसका याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड ये हमारी मानसून है इसके कारण ऐसा होता है इक्वेटोरियल करंट्स। ठीक है, नीचे आया, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड था, एक यहाँ पे एक फिशिंग ग्राउंड था, एक यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड था, तो ये तीन मेजर फिशिंग ग्राउंड है। और एक बात और याद रखिए, जहाँ पे हमारी कोल्ड और हॉट करंट जो मिलती है ना वहाँ पे फॉगी कंडीशन हो जाता है, तो वहाँ पे नेविगेशन के पर्पज से बहुत डेंजर रहता है वहाँ पे। ठीक है ना, फिशेस तो काफ़ी मिलेंगी लेकिन हमारे नेविगेशन के पर्पज से बहुत ख़राब रहता है। तो ये थी दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट्स करंट, और आप लगभग तो मैंने सभी बता दिया, इसमें ऐसा कोई करंट बचा नहीं है जो छूट गया हो। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि देखिए आप ओशन वाइज एक तो करंट याद रख कर लीजिए। ठीक है, पैसिफिक ओशन की कौन सी है, अटलांटिक की कौन सी है, इंडियन की कौन सी है। इंडियन की जनरली पूछेगा नहीं, आपको मेनली वो पूछता है पैसिफिक और अटलांटिक। ठीक है, तो ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट द ओशन करंट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।